स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीपीसी एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट में हम मेंटेन करते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स। आज हम जानेंगे पहले कि लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में कहा जाता है दायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व क्या होते हैं? बिजनेस कंसर्न के लिए जितने भी हमें पेमेंट करनी होती है, जिन जिन पार्टी का हमें पेमेंट करना होता है, जब तक हम उनकी पेमेंट नहीं करते हैं वो हमारे लिए बन जाती है लायबिलिटीज, या हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें उन पार्टीज की पेमेंट करनी है। अगर हम इस लायबिलिटीज को क्लासिफाइड करें तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा करंट लायबिलिटीज और सेकंड है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम अगर कहें तो इसका सेकंड नेम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज को अगर क्लासिफाइड करें या दूसरा नेम दें तो इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म नाम से ही पता लग रहा होगा, जिन पेमेंट को हमें कम समय में पे करना है या फिर जिनको एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है वो हमारे लिए होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या दूसरा नेम हो गया उसका करंट लायबिलिटीज। अगर हम इस करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल लें तो यहाँ पे सबसे पहले जिन पार्टीज से हमने सामान परचेज किया है, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने सामान परचेज किया होता है, उनकी हमें क्या करनी पड़ती है, एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, वो हमारे लिए बन जाते हैं करंट लायबिलिटीज। सेकेंड है हमारा जितने भी हमें टैक्सेस पेड करने होते हैं वो भी हमारे आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में। तीसरा हमारा प्रोविजन, फ्यूचर में होने वाले खर्चे जिनकी हम पहले से तैयारी करके रखते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। फिर है नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नाम से ही पता लग रहा होगा, जिनकी पेमेंट हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं वो हमारे लिए हो जाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे लोन हो गया है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया है, वो हमारे लिए हो जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर इनमें से किसी भी पार्टीज का आपको लेजर बनाना हो, जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि एक पर्सन है रमेश जिसकी हमें पेमेंट करनी है, तो जब तक हमने इस पार्टी की पेमेंट नहीं की है तब तक ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज बनेगी। और सेकंड, अगर हमने कहीं पे लोन का एग्जांपल लिया है कि अगर हमने किसी बैंक के थ्रू कोई लोन हमें किसी बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड किया गया है तो वो हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टर्म, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, जिनको कहा जाता है संपत्ति। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जिन चीजों का यूज करेगा, जिन संपत्तियों का यूज करेगा वो कहलाएगी हमारी एसेट्स। एसेट्स को अगर हम क्लासिफाइड करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा करंट एसेट्स और दूसरा होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, इसका सेकंड नेम है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स को हिंदी में बोला जाता है चल संपत्ति और सेकंड हिंदी नेम है इसका अस्थायी संपत्ति। और सेकंड है हमारा फिक्स एसेट, जिसको हम बोलते हैं स्थायी संपत्ति या फिर कहेंगे हम इसको अचल संपत्ति। ये तो थे हमारे एसेट्स के टू पार्ट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो आइए जानते हैं चल संपत्तियां क्या होती हैं।
करंट एसेट्स चल संपत्तियां वो संपत्तियां होती है जो हमारे पास कम समय के लिए होती है, या फिर जिन संपत्तियों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए होती है करंट एसेट्स। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कैश। कैश आप देखते होंगे कि हमेशा फिक्स नहीं होता है, आपका घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। सेकंड है हमारा बैंक बैलेंस, वो भी हमारा सेम नहीं रहता है, वो भी आपका चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। तीसरा है हमारा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक हमारे पास ट्रांजैक्शन के बाद बच जाता है वो भी हमारा आ जाता है करंट एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारा जितना भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है संडे डेटर्स से, वो भी हमारा बन जाता है करंट एसेट्स। और फिफ्थ है हमारा डिपॉजिट एसेट्स, ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स होती है, लेकिन डिपॉजिट एसेट्स को आपको अलग से समझना जरूरी है, तो इसको आप नोट्स ले लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिपॉजिट एसेट्स के बारे में। अब है हमारा डिपॉजिट एसेट्स जो हमारे लिए करंट एसेट्स ही है। डिपॉजिट को अगर हम हिंदी में जाने तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करके रखना, और एसेट्स तो हमें पता ही है कि एसेट्स की हिंदी मीनिंग क्या हो गई, संपत्ति। वो संपत्ति जो हमने किसी के पास जमा करके रखी है वो हमारे लिए होती है डिपॉजिट एसेट्स। एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप कोई भी शॉप बहुत टाइम के लिए रेंट पे लेते हो तो सबसे पहले आपको उसकी सिक्योरिटी भरनी होती है। वो जो सिक्योरिटी होती है वो क्यों होती है कि कल को अगर रेंट पे प्रॉपर ना हुआ उस शॉप का, या फिर शॉप में कोई टूट फूट हो गई, तो उसकी भरपाई जो होगी जितने भी आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं उन्हीं से होगी। तो जो भी आप सिक्योरिटी के तौर पे करते हो, डिपॉजिट करके रखते हो, वो आपके लिए हो जाती है डिपॉजिट एसेट्स। अब ये डिपॉजिट भी और एसेट्स भी है, तो ऐसा क्यों है? तो जितने भी पैसा आपने जमा करने के लिए दिया है, जब तक कोई टूट फूट नहीं होगी या फिर रेंट पे आप प्रॉपर कर रहे हो, तो वो पैसा जो होता है वो रिफंड होता है, इसीलिए वो आपके लिए संपत्ति बनी हुई है। ठीक है, तो होप है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बोला जाता है स्थायी संपत्ति, अभी हमने डिस्कस किया था। तो बिजनेस में जो भी संपत्तियां आपके लंबे समय तक चलती हैं, 1 साल के अंदर तक चलती रहेंगी, आपके लिए वो फिक्स एसेट्स होती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर है, ये भी हमारा लंबे पीरियड तक चलता है। कोई मशीनरी है, ये भी हमारे पास लंबे पीरियड तक चलती है। हमारे पास लैपटॉप हो गए, कार हो गई, ये सारे हमारे लिए क्या है, स्थायी संपत्तियां हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। बाकी का जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितने भी आपके पास क्वेरीज होंगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर विजिट।